आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और मौर्योत्तर काल पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक्स है वो है मौर्योत्तर काल। क्लियर है? कौन काल भाई? मौर्योत्तर काल। और आप लोग को पता है कि हम लोग मौर्य काल कर चुके हैं। मौर्य काल से पहले जो मगध का उत्कर्ष वाला, फिर कहिए प्री मौर्य काल, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं पोस्ट मौर्यन काल। क्लियर है? तो मौर्योत्तर काल जो है वो आज हम लोगों का चर्चा का विषय है। मौर्योत्तर काल। क्लियर है? कौन काल भाई? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में आज जो मेरा फोकस है वो है मौर्योत्तर काल के स्रोत पर। किस पर भाई? स्रोत पर, सोर्सेस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक जीके में भी यहां से क्वेश्चन रहता है आप लोगों को। तो आज हम लोग कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के स्रोत। क्लियर है? और मौर्योत्तर काल के स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होगा साहित्यिक स्रोत। कौन स्रोत भाई? साहित्यिक स्रोत। और एक होगा पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? तो मौर्योत्तर काल के स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए। तो पहले हम लोग करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में इंपॉर्टेंट है बौद्ध ग्रंथ। कौन ग्रंथ भाई? बौद्ध ग्रंथ। क्लियर है? अब कौन कौन बौद्ध ग्रंथ हैं जो मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी प्राप्त कराते हैं? तो फर्स्ट आप लोग लिखिए दिव्यावदान। दिव्यावदान। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन गया। क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो वहां भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दूसरा, ललित विस्तर। क्या है हम लोग का दूसरा सोर्स? ललित विस्तर। तीसरा है हम लोगों का मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प। और चौथा है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। क्लियर है? ये चार महत्वपूर्ण स्रोत हुए बौद्ध ग्रंथ। कौन ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। तो ये चार महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। किस काल का भाई? मौर्योत्तर काल का। क्लियर है? आइए ध्यान रखिएगा, दिव्यावदान में, किसमें भाई? दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को, पुष्यमित्र शुंग को, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में, बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन देखते हैं, कई बार आप लोग से पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक के रूप में उल्लेखित किस ग्रंथ में? आंसर होगा दिव्यावदान में। तो दिव्यावदान जो है वो कहता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म के संहारक थे। क्लियर है? ऐसे सही नहीं है यह, लेकिन फिर भी हम लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग करेंगे। पुष्यमित्र शुंग को बताइए आप लोग कि किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का संहारक कहा गया है? आंसर क्या देंगे हम लोग? हम लोगों का आंसर होगा दिव्यावदान। क्लियर है? आइए दूसरा है मिलिंद पन्हो। देखिए यहां पर मिलिंद पन्हो, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित। किस भाषा में भाई? पाली भाषा में। याद रखेंगे आप लोग, मिलिंद पन्हो जो है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित है। किस भाषा में? पाली भाषा में। और इसमें हम लोगों को
हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक मिनांडर या मिलिंद के विषय में, मिलिंद के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है ये क्या है? तो ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यूनानी शासक मिनांडर के बीच एक वार्तालाप है और इसी को पुस्तक का रूप दिया गया मिलिंद पन्हो में। और नागसेन से वार्ता के बाद मिलिंद जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, यही इस पुस्तक से पता चलता है। तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर या मिलिंद के विषय में जानकारी जो प्राप्त होता है वो किस ग्रंथ से? आंसर क्या देंगे? मिलिंद पन्हो से। एक पुस्तक है साहित्यिक स्रोत में, याद रखिएगा, महाभाष्य। क्या पुस्तक का नाम है भाई? महाभाष्य। किनके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि द्वारा। क्लियर है? महाभाष्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है महाभाष्य के लेखक का नाम बताइए, आप लोग क्या बोलेंगे? पतंजलि। क्लियर है? आइए, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, पाणिनि की व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर टीका है। तो ये जो महाभाष्य नामक पुस्तक है ये पाणिनि की व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इस पर टीका है। क्लियर है? इस पर क्या है? टीका है। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन, पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब ध्यान रखना है आप लोग को, इस पुस्तक से किस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? शुंग काल के विषय में, शुंग काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। किससे भाई? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? बताइए। आंसर देंगे हम लोग महाभाष्य। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गार्गी संहिता। क्या पुस्तक का नाम है भाई? गार्गी संहिता। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? ज्योतिष ग्रंथ। जैसे पूछ सकता है अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ। तो गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है भाई? ज्योतिष ग्रंथ है। क्लियर है? यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है कि भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख या जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? गार्गी संहिता। क्या पुस्तक का नाम बताएंगे भाई? गार्गी संहिता। क्लियर है? आइए अगला देखिए, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। क्लियर है? ये कालिदास का, किनका भाई? कालिदास का संस्कृत नाटक ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ है। क्लियर है? तो सबसे पहला मालविकाग्नि मित्र जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा। किस भाषा में भाई? संस्कृत में। और ये नाट्य ग्रंथ है, नाटक है। क्लियर है? आइए, इससे हम लोगों को किसके विषय में पता चलता है? तो शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के विषय में, शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है मालविकाग्नि मित्र से। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं हम लोग। एक पुस्तक है आप लोगों का, उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। क्या नाम है भाई?
नेचुरल हिस्टोरिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राइटर कौन है? प्लिनी, याद रखिएगा, राइटर कौन है? प्लिनी। किस भाषा में लिखी गई है? आंसर होगा लैटिन, लैटिन भाषा। तो दो क्वेश्चन पढ़ाए। नेचुरल हिस्टोरिका जो है किसकी पुस्तक है? आंसर क्या देंगे हम लोग? प्लिनी। और किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन भाषा में लिखी गई है। कब भाई? तो 77 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 77 ईस्वी में, 77 में। तो 77 ईस्वी में, इसको कह सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में। क्लियर है? आइए, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? तो भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापार की जानकारी, भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध भारत का कैसा था, इसकी जानकारी हम लोग को मिलता है। कहां से? नेचुरल हिस्टोरिका से। आइए, ग्रंथ है नेचुरल हिस्टोरिका। अब अगला है हम लोग का पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पुस्तक का नाम है भाई। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पुस्तक का नाम बताइए। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब जो है ये कब से कब तक? तो 80 से लेकर 115 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। 80 से 115, 80 से 115 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। अब कई बार आप लोग को एग्जाम में इसके राइटर का नाम पूछता है, तो आंसर याद रखेंगे अज्ञात यूनानी लेखक या अज्ञात यूनानी नाविक। तो अज्ञात है, नाम पता नहीं है, तो अज्ञात यूनानी लेखक कह लीजिए या फिर नाविक कह लीजिए। तो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है। क्या आंसर देंगे भाई आप लोग? अज्ञात यूनानी लेखक या अज्ञात यूनानी नाविक। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है? तो भारत की व्यापारिक गतिविधियां, भारत की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, गतिविधियों के विषय में, भारत की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इसी तरह से एक और ग्रंथ है काफी फेमस, वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी पुस्तक का नाम क्या है भाई? जियोग्राफी। क्लियर है? चलिए, ये कब लिखा गया है? तो 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी, 150, 150 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो टॉलेमी के द्वारा। किसके द्वारा रचित है भाई? टॉलेमी। क्लियर है? और इससे भी हम लोग को पता चलता है भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध। तो भारत का भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है? कहां से भाई? तो आंसर क्या देंगे? ज्योग्राफी। राइटर का नाम बताइए भाई? टॉलेमी। कब लिखी गई है? तो 150 ईस्वी। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत थे जिससे हम लोगों को किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? तो आंसर होगा मौर्योत्तर काल। क्लियर? चलिए, अगला करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। अब अगला कौन है भाई? पुरातात्विक स्रोत। तो मौर्योत्तर काल के पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो फर्स्ट है अयोध्या अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अयोध्या अभिलेख। फर्स्ट जो पुरातात्विक स्रोत है इंपॉर्टेंट, वो है अयोध्या अभिलेख। क्लियर है? ये पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल, कहां के राज्यपाल? अयोध्या के राज्यपाल धनदेव। कौन देव भाई? धनदेव।
तो ये जो अयोध्या अभिलेख है ये किसका है? तो आंसर रखिएगा याद, धनदेव का। ये कौन थे? तो अयोध्या के राज्यपाल थे। किसके काल में भाई? पुष्यमित्र शुंग के काल में। और इस अभिलेख से क्या पता चलता है हम लोगों को? तो आंसर देंगे हम लोग पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने यवनों पर विजय, किस पर? ध्यान देना है, यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में, यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग अच्छे से करें। आप लोग से अगर क्वेश्चन हम पूछे किस पर विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आंसर क्या होगा? यवनों पर विजय। क्लियर है? कितने अश्वमेध यज्ञ? 2। तो यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। यह किस स्रोत से पता चलता है? इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। क्या आंसर देंगे आप लोग? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखवाई गई है? आंसर होगा धनदेव द्वारा। धनदेव कौन है भाई? तो याद रखना है आप लोग को, अयोध्या के राज्यपाल। किसके काल में? तो पुष्यमित्र शुंग के काल में। तो अयोध्या अभिलेख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत है शुंग काल का। क्लियर है? किस काल का भाई? शुंग। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, अयोध्या अभिलेख से किस काल पर प्रकाश पड़ता है? आप लोग का आंसर क्या होगा? शुंग काल। किस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? शुंग काल। क्लियर? अगला देखिए, बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख क्लियर है? कौन अभिलेख भाई? बेसनगर अभिलेख। अब ये जो बेसनगर अभिलेख है ये किनका अभिलेख है? तो याद रखिएगा, यवन राजदूत, यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा लिखवाई गई थी। तो बेसनगर अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा लिखवाई गई थी। क्लियर है? आइए, ये जो अभिलेख है ये गरुड़ स्तंभ पर, गरुड़ स्तंभ पर, किस स्तंभ पर भाई? गरुड़ स्तंभ पर खुदा है। तो गरुड़ स्तंभ मिला है वेसनगर से। वेसनगर का एक और नाम है विदिशा। तो गरुड़ स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? वेसनगर से, विदिशा से। क्लियर है? और ये जो गरुड़ स्तंभ है किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? हेलियोडोरस द्वारा। और उसी पर एक अभिलेख खुदवाई गई जिसको कहते हैं वेसनगर अभिलेख। अब इससे हम लोग को पता क्या चलता है? तो मध्य भारत में, किस भारत में भाई? मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता के विषय में, तो मध्य भारत में भागवत धर्म काफी लोकप्रिय थे। इसका जानकारी हम लोग को किस अभिलेख से प्राप्त होता है? वेसनगर अभिलेख से। किस अभिलेख से भाई? वेसनगर अभिलेख से। किनके द्वारा ये खुदवाई गई है? हेलियोडोरस द्वारा। हेलियोडोरस कौन थे? तो यूनानी शासक हैं एंटियालकिडास। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एंटियालकिडास उनके राजदूत थे। आगे जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना मौर्योत्तर काल का, उस समय इसको अच्छे से करेंगे। अभी याद रखना है हेलियोडोरस यवन राजदूत थे। क्लियर है? आइए, अगला है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। नाना घाट अभिलेख, क्या अभिलेख का नाम है? नाना घाट अभिलेख। इसकी रचना सातवाहन शासक, सातवाहन शासक, तो सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम,
सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका द्वारा। क्लियर है? आइए, तो स्वाभाविक है इससे हम लोग को जानकारी किसका मिलता है, तो सातकर्णी प्रथम के विषय में। इस अभिलेख से किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, सातकर्णी प्रथम। स्वाभाविक है उनकी पत्नी है, उनकी रानी है नागनिका, उसके द्वारा खुदवाई गई है। तो क्या जानकारी आप लोग को शुंग काल के विषय में मिलेगा? नहीं भाई, किस काल के बारे में, सातवाहन के बारे में या फिर सातकर्णी प्रथम के बारे में। क्लियर है? आइए अगला देखिए, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख याद रखेंगे, कौन अभिलेख भाई, नासिक अभिलेख। यह है गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया, गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया नासिक अभिलेख। क्लियर है? गौतमी बलश्री द्वारा। अब इसके बारे में किससे पता चलता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। और ये किस वंश से संबंधित हैं, तो सातवाहन वंश से। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? हम लोगों का आंसर होगा सातवाहन वंश के शासक। और सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, नासिक अभिलेख। भाई समझ रहे हैं हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोग को, समझ में कुछ आ रहा है? स्रोत बता रहे हैं, और स्रोत से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। शायद जितने भी लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इतिहास, वो स्रोत पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और मेरा स्रोत पर फोकस है। आपको मौर्य काल पढ़ाए थे तो उसके भी स्रोत के विषय में पढ़ाए थे, मौर्योत्तर काल पढ़ा रहे हैं उसके भी स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं, गुप्त काल पढ़ाएंगे उसके भी स्रोत पर चर्चा करेंगे। तो स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जहां से प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावनाएं हैं। क्लियर है? तो चलिए अब है अगला जूनागढ़ अभिलेख। कौन अभिलेख भाई? जूनागढ़ अभिलेख, काफी फेमस जूनागढ़ अभिलेख, बहुत परीक्षोपयोगी अभिलेख, बार बार यहां से प्रश्न रहता है। तो चलिए, शक शासक रुद्रदमन, याद रखेंगे, शक शासक रुद्रदमन, याद रखिए शासक का नाम क्या है भाई, शक शासक रुद्रदमन। क्लियर है? द्वारा 150 ईस्वी में, कब की बात है भाई, 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन है भारत का? ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को आया है। अब आप लोग का आंसर क्या होगा बताइए? आप लोग का आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन किस वंश के शासक हैं? तो आंसर क्या होगा? शक वंश के शासक। क्लियर है? आइए याद रखिएगा, ये चंपू शैली में लिखा गया, पहला चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। तो पूछेगा कि चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है, तो यह भी आंसर देंगे हम लोग, क्या? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर है? चंपू शैली का अर्थ क्या हुआ? तो गद्य और पद्य मिश्रित चंपू शैली, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? गद्य प्लस पद्य मिश्रित। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई ग्रंथ हैं ये।
तो दोनों में जब लिखा जाए गद्य और पद्य में तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंपू शैली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम आप लोग को स्पेशल करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश से संबंधित, सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए आप लोग। सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख, किस वंश से संबंधित है भाई, सातवाहन वंश से। ये जो भी अभिलेख की चर्चा कर रहे हैं वो सातवाहन वंश से संबंधित है। फर्स्ट है नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख। अगर आप लोग से पूछे नानाघाट अभिलेख से किस वंश के विषय में जानकारी, तो सातवाहन वंश। तो अभी सारा हम लोग कर रहे हैं सातवाहन वंश का। तो ये आप लोग को पता ही है, रानी नागनिका द्वारा, रानी नागनिका द्वारा लिखवाया गया है, खुदवाया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं नासिक, नासिक गुहालेख। क्लियर है। दूसरा कौन है, नासिक गुहालेख। ये किनके द्वारा, तो गौतमी बलश्री द्वारा, गौतमी बलश्री द्वारा। क्लियर है। ये भी किस वंश, सातवाहन वंश। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, नासिक गुहालेख। फिर से नासिक गुहालेख दूसरा कर रहे हैं हम लोग। इसके जो खुदवाने वाले हैं उनका नाम है वासिष्ठीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। ये नासिक गुहालेख 2 हो गया। क्लियर है। दोनों पर ध्यान रखेंगे आप लोग, पेयर मिला के भी क्वेश्चन दे सकता है आप लोगों को। चलिए अगला देखिएगा, कार्ले गुहालेख, कार्ले गुहालेख। कौन लेख भाई, कार्ले गुहालेख। और ये भी किसके द्वारा, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी द्वारा। अगला है फिर से नासिक गुहालेख, नासिक गुहालेख। क्लियर है। ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी द्वारा खुदवाया गया। क्लियर। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित हम कुछ आप लोगों को अभिलेख करवाए। किस वंश से, सातवाहन वंश से। चलिए आइए एक चीज करते हैं, मौर्योत्तर कालीन साहित्य। कुछ थोड़ा इसको देख लेते हैं, 2-4 यहां से इंपॉर्टेंट है, जहां से बराबर प्रश्न रहता है। वो क्या है भाई, तो अभी आप लोग को करवाते हैं हम, एक बहुत फेमस है गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में भाई, प्राकृत भाषा में। और सातवाहन वंश के शासक हाल द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किस भाषा में रचित है, प्राकृत भाषा में। क्लियर है आप लोगों का। चलिए अगला है कि राइटर बताइए, तो हाल। और हाल किस वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला महाभाष्य, ये तो अभी करवा चुके हैं आप लोग को। महाभाष्य बताइए, पतंजलि द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि द्वारा। अब आप लोग बताइए तो भाई जरा, महाभाष्य किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका। फिर हम आप लोग को अभी बताए थे, आप लोग बताइए आंसर इसका जरा, कि पतंजलि किसके पुरोहित थे। आंसर क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना है आप लोग को, ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, चरक संहिता। पुस्तक का नाम क्या है भाई, चरक संहिता। चरक के द्वारा, चरक तो जानते ही हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। अगला नाट्य शास्त्र,
नाट्य शास्त्र भरत मुनि। राइटर बताइए, भरत मुनि। कौन शास्त्र? नाट्य शास्त्र। अगला है हमारा कामसूत्र। सभी मौर्योत्तर कालीन ग्रंथ हैं। वात्स्यायन। किनके द्वारा भाई? वात्स्यायन द्वारा। क्लियर? आइए, सौंदरानंद। सौंदरानंद और एक पुस्तक, सौंदरानंद एक हुआ, और एक है हमारा बुद्ध चरित्र, बहुत फेमस बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, ये दो पुस्तक हैं और दोनों के राइटर हैं अश्वघोष। अश्वघोष। क्लियर है? सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और राइटर कौन है? अश्वघोष। अब एक है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता, और इसके राइटर हैं भास। ये सब डायरेक्ट आप लोग को जीएस में क्वेश्चन रहता है, और ये सारे पुस्तक जो हैं ये मौर्योत्तर काल से हैं। किस काल से हैं? मौर्योत्तर काल से हैं। तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और करा देते हैं आप लोग को, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आप लोग को पूछा गया है, बहुत फेमस है। मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मनुस्मृति पता है ना? मनुस्मृति, स्मृति में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। इसकी रचना कब हुई है? तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में। रट जाइए एकदम, बताइए इसकी रचना कब हुई है? ईसा पूर्व दूसरी सदी में। बताइए मनुस्मृति की रचना कब की गई है? ईसा पूर्व दूसरी सदी में। ईसा पूर्व बोल रहे हैं, ईस्वी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? ईसा पूर्व। तो इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस काल में? आंसर होगा शुंग काल में। किस काल में भाई? शुंग काल में। क्लियर है? अच्छी तरह से इसको देखिए, किस काल में मनुस्मृति की रचना की गई है? शुंग काल में। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य थे किस काल के? मौर्योत्तर काल के, और ये सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख थे। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि मौर्योत्तर काल को जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक, जिस पर हम चर्चा किए हैं। पुरातात्विक स्रोत में एक और हम लोग ले सकते हैं, वो है सिक्के। वो क्या है? सिक्के। तो चलिए एक इसको भी देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल के स्रोत में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिक्के। चलिए, तो मौर्योत्तर काल के स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम लोग सिक्का कहते हैं, सिक्के। क्लियर है? ये भी पुरातात्विक स्रोत है मौर्योत्तर काल के। और आप लोग को पता ही है कि भारत में प्राचीन काल में सर्वाधिक व्यापार की प्रगति जो है वो मौर्योत्तर काल में ही देखा गया है। और जब व्यापार की प्रगति होगी तो स्वाभाविक है सिक्कों का प्रचलन बहुत ज्यादा होगा। तो सिक्का बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है मौर्योत्तर काल के, और उससे हम लोगों को उस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब मौर्योत्तर काल के सिक्के की क्या विशेषता थी? तो ध्यान रखिएगा, सिक्के पर राजाओं के नाम प्लस तिथियां अंकित होती थी। ये दो बात, राजाओं के नाम और तिथियां अंकित होने की प्रथा प्रारंभ हुई सिक्कों पर। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। और इससे हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह सिक्का किस काल का है, किस शासक द्वारा चलाया गया है। तो मौर्योत्तर काल के सिक्कों से भी हम लोगों को
जानकारी प्राप्त होता है इस काल के इतिहास का। तो ये आज हम आप लोग को करवाए मौर्योत्तर काल के स्रोत। अब दूसरा पाठ हम लोग यहां पर करते हैं, वो एक छोटा सा पाठ है, मौर्योत्तर कालीन विशेषताएं। मौर्योत्तर कालीन विशेषताएं, तो ये जो मौर्य काल का इतिहास है, इसको पढ़ने के बाद इस काल की जो विशेषताएं उभर कर आती हैं उस पर हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। वो आप लोगों को थोड़ा सा बड़े लेवल के एग्जाम में बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, वहां एक कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप रहेगा तो काम आएगा। तो चलिए मौर्योत्तर कालीन विशेषताएं हम लोग कर रहे हैं। विशेषताएं, मौर्योत्तर कालीन विशेषताएं, तो कुछ पॉइंट हम लोग कर लेते हैं जो हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगा। फर्स्ट है मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य का अभाव। मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य का अभाव। आप लोग को पता ही है कि मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर काल छोटे छोटे राजवंशों के उदय का काल है। सॉरी भाई, मौर्योत्तर काल जो है वो छोटे छोटे राजवंशों के उदय का काल है और इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर आए, आक्रमण किए और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए, खास करके उत्तर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र पर। क्लियर है? आइए दूसरी विशेषता है राजनीतिक केंद्र बिंदु मगध से हटकर। पहले मौर्य काल में या उससे पहले मगध राजनीतिक का केंद्र बिंदु होता था। राजनीति का क्या होता था? केंद्र बिंदु। लेकिन इस काल में क्या हुआ? राजनीतिक केंद्र बिंदु मगध से हटकर कहां चले गए? तो उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत। तो मौर्योत्तर काल में जो राजनीतिक केंद्र बिंदु है वो कौन है? उत्तर पश्चिम भारत। पहले कौन था? मगध। दो विशेषताएं। तीसरी देखिए हम लोग, राजनीतिक एकता नष्ट। राजनीतिक एकता नष्ट प्लस छोटे छोटे राजवंश, छोटे छोटे राजवंश का उदय। क्लियर है? राजनीतिक एकता नष्ट। मौर्यों के समय जो भारत की राजनीतिक एकता थी वो क्या हो गया? नष्ट हो गया और छोटे छोटे राजवंश का क्या हुआ? उदय हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, नई शासन परंपराओं का विकास। नई शासन परंपराओं का विकास। पता ही है विदेशी आक्रमणकारी इस समय भारत पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किए, तो इसके प्रभाव के कारण नई शासन परंपराओं का विकास हुआ। क्लियर है? अगला विशेषता देखते हैं, नगरों का विस्तार। नगरों का विस्तार। क्लियर है? अभी हम आप लोग को बताए थे कि मौर्योत्तर काल में व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ और व्यापार के केंद्र नगर के रूप में विकसित हुए, तो नगरों का विकास हुआ। क्लियर है? चलिए, व्यापार तंत्र। व्यापार तंत्र विकसित। अभी चर्चा की हम लोग कि मौर्योत्तर काल में व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ। यह क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा गया है कि प्राचीन भारत में किस काल में सर्वाधिक व्यापार में वृद्धि देखा गया है? आंसर क्या देंगे आप लोग? मौर्योत्तर काल। क्लियर है? आइए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन बढ़ा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन बढ़ा। स्वाभाविक है, जब व्यापार में वृद्धि होगी तो मुद्रा का चलन बढ़ेगा और जब व्यापार में पतन होगा तो मुद्रा का चलन भी कम होगा। तो मौर्योत्तर काल में व्यापार का विकास,
नगर के विकास से जुड़ा हुआ है, मुद्रा के प्रचलन से जुड़ा हुआ है। और इसी काल में भारत में एक समृद्धि आई और इसी समृद्धि के कारण हम लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है शिल्प कला का विकास। इस काल में शिल्पकारी का विकास हुआ। किसका विकास? शिल्पकारी का विकास। और लास्ट है कला के क्षेत्र में विकास। कला के क्षेत्र में विकास। तो ओवरऑल जब आप मौर्योत्तर काल को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये सारी विशेषताएं उभर कर सामने आएगी। तो मौर्योत्तर काल की विशेषता अगर आज के बाद आप लोग से कोई पूछ दे तो आप लोग अब स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। मौर्यों जैसे विशाल साम्राज्य का अभाव। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ? राजनीतिक एकता नष्ट हुई, छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ, मगध से राजनीतिक केंद्र बिंदु हटकर कहां चला गया? उत्तर पश्चिम भारत। नई शासन परंपराओं का विकास हुआ क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी आए। नगरों का विस्तार हुआ। क्यों भाई? क्योंकि व्यापार तंत्र का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था में मुद्रा चलन बढ़ा, शिल्पकारी का विकास हुआ और कला के क्षेत्र में विकास हुआ। तो ये सारी मौर्योत्तर काल की विशेषताएं हैं। तो ये आज हम फर्स्ट आप लोग को करवाए मौर्योत्तर काल के स्रोत और उसकी विशेषताएं। अब अगली बार हम लोग करेंगे पहले तो भारतीय मूल वंश के जितने भी शासक हुए और फिर विदेशी वंश के जितने शासक हुए। अब क्रम से हम लोग करेंगे और फिर अच्छे से इसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं, हमारा परिवार और बड़ा हो और लोगों को इसका फायदा पहुंच पाए। ज्ञान बांटने से घटता नहीं है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस गलतफहमी को दूर कीजिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर किसी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। क्लियर है? और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जीएस से रिलेटेड वीडियो लगातार डाल रहे हैं। आगे हम रीजनिंग का भी वीडियो आप लोग को डालेंगे। उम्मीद करते हैं वह भी आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी साबित होगा। तो चलिए, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।